वो लान में बैठी किसी गहरी सोच में गर्क थी। नीली आंखें सुर्ख थी, काले घने बाल के जड़ में मुकैयद थे, जिनकी कुछ आवारा लुटें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। उसकी जिंदगी क्या से क्या बन गई थी, वो जो अब दुनिया के किसी भी मर्द पर भरोसा नहीं करती थी। अब उससे जिंदगी वापस इसी ही मोड़ पर लाई थी जहां वो आना नहीं चाहती थी। माजी के कुछ दर्दनाक वाकये इसके सामने लहराए, जिनमें उसकी हंसती बसती जिंदगी थी। वो इसका अबू, उम्मीद, मगर उसके एक कदम ने सब कुछ तबाह कर दिया। माजी हरीम, बेटा बेदार हो जाओ, नमाज नहीं पढ़नी अपने। सुबह के वक्त आलम साहिब हरीम को जगाने आई। ये उनका रोज का मामूल था। बाबा थोड़ा सोने देना प्लीज। हरीम नींद में बुड़बुड़ाते हुए बोली थी। माँ से ज्यादा उसकी बुनती नहीं थी। आलम साहिब की एक लौती औलाद होने का शर्फ था उसे, तो अपने बाप से खूब लाड उठवाती। नहीं बेटा, पहले नमाज, फिर अब चाहे सो जाना। वो मुंह बिसूरते हुए उठी और वुजू करके नमाज पढ़कर जैसी फारिग हुई सोने के लिए लेटी तो अमान की आवाज ने इसे बेदार करने पर मजबूर किया। अरे अब सो जाएगी ये, माँ का कुछ हाथ भी बटेगी। नसरीन बेगम उसे दोबारा सोते देखकर भड़क उठी। अरे अमान, आ रही हूँ, कभी चैन से सोने नहीं देती। पहली बात अदब से बोलते, दूसरी बात मुंह में बड़बड़ाई, जो कि नसरीन बेगम के तेज कानों ने बखूबी सुन लिया। हाँ, शादी के बाद सोती रहना। अरे शौहर और सास ये सब नहीं देखते। अपनी माँ को वापस इसी टू में आता देखकर वो जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी ताकि कॉलेज जा सके। हरीम प्यार से अपनी माँ के गले में बुआहन डालती हुई बोली। नसरीन बेगम ने इसका हाथ झटक दूसरे कामों में लग गई। हरीम की नीली आंखों में आंसू आ गए, पता नहीं क्यों। इसकी माँ बचपन से इससे बदजन थी। वो आज तक ये नहीं जान पाई वो जितना उन्हें खुश करने की कोशिश करती इतना सब मुखालिफ हो जाता। वो गहरा सांस भरकर कॉलेज के लिए तैयार होने चली गई। वो जैसी कॉलेज पहुंची, उसकी दोस्त अरफा इसका इंतजार कर रही थी। उसने आते ही सवाल शुरू कर दिए। अरे इतनी देर क्यों कर दी? अरफा इसे देखते हुए बोली थी। अरे बस वो लेट हो गई। तो बता कैसी है? हरीम ने बात बदल डाली। वो दोनों फर्स्ट ईयर की तालिबा थे, मगर हरीम ज़हीन होने की वजह से हर चीज रिकवर कर लेती थी। इसकी शुरू से ख्वाहिश रही थी कि वो अपने बाबा का ख्वाब पूरा करे जो उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। इसका शौक एडुकेट था, मगर बाप की ख्वाहिश के आगे उसको अपना ख्वाब बहुत छोटा लगा। अभी वो ख्यालों में गुम थी कि अरफा के बुलाने पर वो ख्याली दुनिया से वापस आई और क्लास लेने के लिए चली गई। इसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला बाबा ने कर लिया। वो समझ नहीं पाई वो क्या रिएक्ट कर लेगी। इसके फुफोजात से इसके अबू ने इसका रिश्ता फैक्स कर दिया और उसे बताना जरूरी नहीं समझा। वो जैसे कॉलेज से वापस आई, इसके माँ ने इसके सर पर धमाका किया कि इसके बाप ने इसका रिश्ता पक्का कर दिया है। ये से इतना अचानक हुआ कि उसे कुछ भी समझ नहीं आई। इसने खामोशी इख्तियार कर ली, न जाने क्यों। ये शाहिद इसके बाबा का मान था इस पर, मगर वो खामोश रही। तफरा तफरी में उसका निकाह पढ़ाया गया। वो क्या कैसी से पूछती, वो खामोश मूरत बनी बैठी। 3 बार कबूल इस शख्स के नाम कर दिया जिसको आज तक इसने देखा तक ना था। निकाह के बाद जैसे ही उसकी नजर इस लड़के पर पड़ी, इसके पीरों तले जमीन निकल गई। ये किया था इसके बाबा ने किया देखकर इसके लिए इस लड़के को छूना जो इससे उम्र में 4 साल छोटा था और शक्ल से कोई अजीब लगता था। उसने एक नजर अपने बाप को देखा जो बड़ा खुश लग रहा था। बाबा को देखकर जख्मी मुस्कुराई, फिर अपने कमरे की तरफ चल दी। इसने अच्छी बेटी की तरह अपने बाप का मान रखा, उनका मान नहीं तोड़ा। वो आखिरकार एक अच्छी बेटी बन गई, मगर दिल इसका किया कसूर। वैसे भी इसके दिल में अभी ऐसा कोई नहीं था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। उसके निकाह को 2 साल बैठ गए। इस दौरान वो देख रही थी कि इसके बाबा अब बूढ़े हो रहे हैं। पता नहीं क्यों, मगर इसके दिल में एक तकलीफ सी उठी अपने बाबा को देखकर। वो उनकी जानिब आई। इस 2 सालों में बहुत कुछ तो नहीं, मगर वो बदल गई थी। वो अब वो हरीम नहीं रही, अब खामोश रहने लगी थी। क्या हुआ बाबा, आप इतनी परेशान क्यों हैं? हरीम अपने बाप के जानिब देखते हुए बोली, जो आज कुछ ज्यादा ही बूढ़े लग रहे थे। चेहरे पर झुर्रियां, सफेद बाल जिन्हें वो हमेशा मेहंदी से रंगते थे, मगर अब उन्होंने लगानी छोड़ दी थी। होंठ सूखे हुए। हरीम के आंखें उन्हें देखकर भर आई। वो क्या क्या नहीं कर रही थी अपने बाबा को खुश करने के लिए, और वो और भी बीमार होते जा रहे।
थे। बेटा माफ कर देना। आलम साहिब उनकी तरफ हाथ जोड़ते हुए बोले थे। वो साकित सी नजरों से उन्हें देख रही थी। फिर जल्दी जल्दी उनके हाथ थामकर बोली, नहीं बाबा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बेटा, मैंने तेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर दिया, माफ कर देना अपने बाबा को। आलम साहिब गोया हुए, नहीं नहीं बाबा, मेरे नसीब में था सब कुछ, आपका कोई कसूर नहीं इसमें। हरीम जल्दी जल्दी बोली, बात कहीं वो दिल पर ना ले ले। नहीं बेटा, मैंने सोचा मैं अपने में तुम्हें दे दूं ताकि तुम मेरी आंखों के सामने रहूं, मगर वो लोगों को मेरी जायदाद चाहिए। कहते हरीम के हिस्से की जायदाद, तो वरना हम ये रिश्ता खत्म करते हैं। आलम साहिब हरीम के चेहरे को देखते हुए बेबसी से बोले, हरीम के गोया सर पर किसी ने भारी छत गिरा ली हो, इतना बड़ा धोखा। मगर वो अपने आप को कंप्रोमाइज करती अपने बाबा को तसल्ली देने लगी कि जो होगा बस इसकी तकदीर में लिखा हुआ होगा। और आलम साहिब कुछ हद तक पुरसुकून थे कि उनकी बेटी के दिल में उनके लिए नफरत नहीं। हरीम जैसे ही अपने कमरे में आई, गहरा सांस भरकर बेड में गिरने के अंदाज से सो गई। इन 2 सालों में ना वो अपनी माँ की बदगुमानी दूर कर पाई, ना ही इस रिश्ते के लिए वो अपने दिल को राजी कर सकी। हाँ, एक तब्दीली आई थी, वो थी अमीन, जिससे वो चाह के भी अपने दिल से नहीं निकाल पाई थी। इस इंसान को तो हरीम से कोई गरज नहीं थी, मगर हरीम उसे नमाजों में मांगने लगी थी, ये जानते हुए भी वो कैसी की निकाह में है। मगर दिल में किसका जोर चलता है। अगर इसे जरा पता होता कि इसकी तकदीर ने इसके लिए कैसा फैसला किया है, तो वो मर के भी इस इंसान को ना मानती। जारी है। शादी शुरू हो गई थी और हया ने किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। एक तरफ दिल परेशानी में आ गया था कि बाद में क्या होगा, पर अभी इसे अपनी बहनों के घर बसाने और उनका मुस्तकबिल बनाना था। सब लोग खुश थे, शादी पूरे धूमधाम से की गई। मैरिज हॉल अच्छा भर गया, इत्तेवर खाना भी अच्छा था। हल्के रंग के कपड़े और हल्के से मेकअप में भी हया सबसे प्यारी लग रही थी। सारे रिश्तेदार हैरान थे, कौन सा अलादीन को चिराग हाथ लग गया था जो शादी पे इतना खर्चा। खैर, शादी खुशी खुशी हो गई थी और बहनें अपने घर की हो गई थी। शाम के वक्त सर जमाल को फोन आया, मिस हया आपको अब सुबह पहुंचना है। वो बहुत परेशान था। जी सर, मैं आ जाऊंगी। आपको दिन पता नहीं कितने लग सकते हैं, इसलिए घर से इजाजत लेकर आना आप। जी सर, ठीक है। हया ने कह के फोन बंद कर दिया। रात को अपनी माँ के पास आके लेट गई। अम्मी, सुबह मैंने जाना है, हया ने माँ को बताया। दरख्शिंदा रोने लग गई। क्यों रो रही है अम्मी? मुझे माफ कर देना हया। वो हाथ जोड़ रही थी। मैं मजबूर थी बेटा, मुझे नहीं पता किस काम के लिए तुमने इतने पैसे लिए हैं, पर अगर ऐसा ना होता दोनों बहनें हमेशा के लिए बैठी रह जाती। अम्मी, मैं आपका भी हूँ और मैंने ऐसा कोई काम नहीं लिया है, बस किसी के घर जाना है कुछ दिनों के लिए, तब परेशान ना हो, अपना ख्याल रखना, दोनों छुट्टियों का भी। आपके पास इतने पैसे हैं कि हमारा गुजरा अब बहुत अच्छा हो सकता है। उनका ख्याल रखना, अपना भी। मुझे पता नहीं कितने दिन लगे और फोन पे बात हो भी कि नहीं, ये भी नहीं पता है। परेशान ना हूँ, अल्लाह सब बेहतर करने वाला है। सुबह वो जमाल के ऑफिस पहुंची। दिल में अजीब ख्याल थे, क्या करना था, कैसे करेगी, कौन है इससे हसद का बदला ले रहे हैं। जमाल उसे साथ ले एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में आलिफ। पहली बार उसने अपनी आंखों से इतनी बड़ी बिल्डिंग देखी थी। जी सर, किससे मिलना है? काउंटर पे एक लड़की टी शर्ट और पैंट पहन के बैठी थी। अब हम सर को कहे जमाल आए हैं। जी सर, उसने हाँ में सर हिला के फोन उठाकर रिसीवर कान के लगा के बताया। जी सर, जी ओके कह के इसने रख दिया। जाए, आप अंदर जा सकते हैं, इसने जमाल को कहा। जमाल सर ने हया की तरफ देखा। चलो। दोनों अंदर आए। सामने 3 लोग बैठे थे, एक वही था जो इस दिन इससे मिलने आया था। आओ आओ जमाल साहब। वो उठ के जमाल सर के गले लगा। ये है वो। एक लड़के ने हया की तरफ देख के इशारा किया। हाँ, इस लड़के ने जवाब दिया। वो पूछने वाला हया के सामने आया, उसे बगौर ऊपर से नीचे तक देखा। अरहम, वो हाजिम है, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है, ये बात याद रखना।
तो मैं भी इसी का भाई हूं, मैं चिड़िया के पर काट के रख दूंगा। सब कीका लगा के हंसे। तेरा भी कोई हाल नहीं। एक अभी तक हया को ही देख रहा था, पर चुप बैठा था। बैठो। इसने हया को सामने कुर्सी पे इशारा किया बैठने का, और सामने LED चलाई। इस पर एक लड़के की पग थी, और उसके सामने जाके खड़ा हो गया। ये है मेरा नाम निहाद भाई। हाजिम है, 2 माह बड़ा है मुझसे बस। एक ही उम्र के होने की वजह से स्कूल इकट्ठे गए, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी। स्कूल में पहली पोजीशन, खेल का मैदान हो पहली पोजीशन, और हर बार में दूसरी पे, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह हाजिम ही हाजिम। मैं तंग आ गया हो इसके नाम से, मैंने हर जगह कोशिश की, मैं उससे आगे बढ़ूं पर नहीं, पता नहीं ऐसा किया है। ये हमेशा मुझसे आगे ही रहा, और अब जिसे मैं पसंद करता था वो इसके गिन गाती है, और वो इसे मुहे भी ना लगाता। सारा बिजनेस पहले इसके बाप यानी मेरे ताया ने संभाला हुआ था, और अब इसके हाथ में है। आज भी मैं दूसरे नंबर पे हूँ। एक काम जो इसकी जिंदगी में आज तक नहीं हुआ है, बढ़िया वो है किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट मैं चाहता हूँ, तुम उसे अपनी मोहब्बत के जाल में ऐसे फिसो कि कहीं का ना रहे। वो हया के सामने आते हुए बोला, मैंने सुना है प्यार इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, मैं जिसे चाहता हूँ वो इसके गिन गाती है। ये एक ऐसी चीज है जो इंसान का सब कुछ खत्म कर देती है, और हाजिम जैसा इंसान उसकी फितरत समझो, और फिर आदत जिससे दिल लगा ले, फिर वो इसे कभी छोड़ नहीं सकता। आज तक कोई लड़की इसके दिल तक नहीं पहुंच सकी, तो मैं कैसे पहुंचूंगी? हया ने इसकी बात करते हुए कहा, ये तुम्हें पता है, वैसे भी तुम छोटे लोग बड़ी महारत रखते हो हर चीज में। पैसे तुम ले चुकी हो, और अब ये काम तुम्हारा है। जैसे तुम कर सकती हो, बस उसे अपने प्यार में पागल कर लो। जब ये तुम्हारे प्यार में मरने वाला हो जाएगा, मैं बताऊंगा कि ये सब झूठ। हाय वो पल क्या होगा जब ये कयामत टूटेगी इस पे। मैं तो सोच सोच के ही वो बात करते किसी ख्याल में चला गया। बस कर, पहले उसे जाने तो दे। साथ बैठे हुए ने इसे वापस ख्यालों से लाते हुए कहा, तुझे नहीं पता वो हाजिम है, हजारों लड़कियां उसके गिर्द घूमती है, देसी विलायत ये कर भी पाएगी। वो खड़ा है कर हाथ के सामने आया, ये करेगी, और नहीं कहा तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता, और अब इसके पास कोई और चारा भी नहीं है। वो तंजिया मुस्कुराता हुआ सामने वाले को देख के बोला, लीजा को बुलाओ, इससे पालू ले जाएगी, और कपड़े वगैरह जो है सब दिलवाए, बाकी काम बाद में देखते हैं। इसने रिसीवर उठा के लड़की को अंदर बुलाया। जी सर। उन्हें अपने साथ ले जाए, इनको पार्लर में पूरा ट्रीटमेंट दिलवा के इनकी लोग चेंज करे, और कपड़े भी ऐसे हो थोड़े फुट और जिसमें जिस्म जरा खूबसूरत लगे। जी सर। चले मैम। वो हया को देख के बोली। हया चुप करके इसके साथ जाने लगी तो पीछे इसकी नजर LED पर लगी इसकी तस्वीर पे गई। अच्छी खासी पर्सनैलिटी का मालिक, वो हल्की सी दाढ़ी इसके चेहरे पर सूट कर रही थी, चौड़ा सीना और खूबसूरत बाल, गहरी आंखें और तीखी भौवें। वो उसे शहर के मशहूर पार्लर में ले गई थी, जो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। फेशियल, मैनी पेडी, हेयर कट, कलर। पूरे 4 घंटे के ट्रीटमेंट के बाद जब हया ने अपने आप को शीशे में देखा, उसे खुद यकीन नहीं आया कि ये वो खुद है। कभी इसने खुद पे ध्यान ही नहीं, या घर की जिम्मेदारियों ने उसे बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर तक का रख दिया था। फिर उसे बड़े से माल में ले गई और वहां से बहुत सारे इसके नाप के कपड़े लिए, जिनमें ज्यादातर फराक थे। हया चुप थी, जो वो पसंद कर रही थी इसे सबसे मतलब नहीं था। वो तो बस अब एक कठपुतली थी जिसे इस लोगों के हाथों नाचना था, और किसी की जिंदगी में एक झूठा प्यार बनना था। वो ये सब कभी नहीं करना चाहती थी। इसके हालातों ने इसे ऐसा करने पे मजबूर किया था। इसे नहीं पता था कि क्या होना है, बस उन्हीं सोचों में गुम थी जब इसके साथ आई लड़की ने कहा, ये पहन के आओ। एक ब्लैक कलर की फराक थी और फेट पजामा। जब पहन के वो बाहर आई, सबकी नजरें हया पर थी, और फराक सीने से बिल्कुल फेट था, घुटनों से नीचे, और गला भी थोड़ा बड़ा था।